इसमें हम लोग को करना क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है सिंगल फेज़ है, उसकी हम लोग को क्या करनी है, एफिशिएंसी और लॉसेस फाइंड करनी है। ठीक, अब एफिशिएंसी कैसे फाइंड करोगे, उसका फार्मूला पता ही होगा कि ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100% के लिए। ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर किस तरह का है और उसको उसका आउटपुट कितना है, उसमें करंट कितना रेटेड करंट होगा, कितना आउटपुट वोल्टेज, ठीक है ना, कितना इनपुट वोल्टेज देना, कितना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और कितना रेटेड वोल्टेज है। तो ये सब जब पता रहेगा तब हम लोग को करंट निकल जाएगी। ठीक है ना। कोई भी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी निकालने के लिए उसकी हमको रेटेड करंट पता होनी चाहिए, रेटेड वोल्टेज पता होना चाहिए और कितना आउटपुट उसका पावर है उसको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है एक तरीके से स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सिंगल फेज़ है तो अगर इस साइड अगर हम लोग देखेंगे तो ये हाई वोल्टेज साइड है और ये इनपुट ज़्यादातर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये 230 वोल्ट 230 वोल्ट, ठीक, इनपुट हम लोग देंगे तो लो वोल्टेज हम लोग को मिलेगा 115 वोल्ट। ठीक, अगर हम लोग इनपुट लो वोल्टेज भी इनपुट देते हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज से भी ले सकते हैं 230। ठीक है ना। हम दोनों तरीके से इसका यूज़ करते हैं और ये क्या है, सिंगल फेज़ का है, इसमें सिर्फ सिंगल फेज़ ही यूज़ होगा, एक लाइन या इसको फेज़ कहेंगे और एक न्यूट्रल। ठीक है ना। तो अब ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, स्टैटिक डिवाइस है, मतलब कि स्टेशनरी है, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं रहता है। और इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे अच्छा जो एफिशिएंसी जिसकी होती है वो होती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है ना। 95% होती है। ठीक, 90 to 95% होती है। और क्योंकि इसमें कोई भी मैकेनिकल कोई भी इसमें फ्रिक्शनल लॉस ये सब नहीं होता है, सिर्फ जो भी होगा आयरन लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा और इसी का लॉस हम लोग को निकालना भी है और उससे के बाद जो हमारी एफिशिएंसी मिलती है वो भी हमको फायदा रखना है। ठीक है। अगर इसकी बात करें कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो ये ट्रांसफार्मर हमारा शेल टाइप का, ठीक है ना, एक कोर टाइप होता है, एक शेल टाइप होता है। ठीक ना। कोर टाइप में आपका क्या होता है कि कोर एक होता है जिसमें कि लिम्स, जिसमें कहते हैं 2 लिम्स होंगे, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग एक अलग होगी साइड और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग होगी। ठीक है ना। लेकिन तुम्हारा इसमें जो शेल टाइप होता है, शेल टाइप में आपका 3 लिम्ब होगा। ठीक है ना। तो बीच वाला जो सपोर्ट होगा लिम्ब उसमें हम लोग एक ही वाइंडिंग करेंगे, प्राइमरी भी और सेकेंडरी, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि ये एडवांटेज है कि इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, मटेरियल कम लगेगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है ना। और आजकल शेल टाइप का हर जगह जो हमारे घर में सप्लाई आती है 220 वोल्ट AC सप्लाई, वो हमारा ट्रांसफार्मर के ही थ्रू आती है। वहाँ ये सिंगल फेज़ का, वहाँ पर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर, लेकिन उसमें भी शेल टाइप का उसका साइज़ छोटा हो गया। पहले ट्रांसफार्मर थोड़े बड़े रहते थे। ठीक है ना। ठीक, लेकिन वो उसमें डिसएडवांटेज यही है कि वो जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही में रहता है। ठीक, सेकेंडरी में ज़्यादा करंट रहेगा, लोड ज़्यादा रहता है, प्राइमरी कम रहता है, उसके कारण हमारा प्राइमरी वाइंडिंग को भी इफेक्ट पड़ता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो उसको कम करने के लिए कई सारे इंसुलेशन मटेरियल, ट्रांसफार्मर ऑयल और कई सारी चीज़ें यूज़ करा जाता है। ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं, इसमें एयर कूलिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर होल्स बने हुए कि एयर पास हुए और ठीक इससे थोड़ा कूल डाउन हो जाए। अब अगर हम लोग इसके देखते हैं तो इसके साइड में देखिए, राइट साइड देखेंगे कि 1 kVA रेटिंग है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, kVA में होती है। kVA और इसकी यूनिट होती है एपरेंट पावर में। ठीक है ना। इसमें हम लोग ने एपरेंट पावर इसलिए बोला है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग दूसरे फॉर्म में नहीं ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही होती है, बस हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, कम या ज़्यादा वोल्टेज। समझ में आ गया ना। और इसमें लॉसेस कम से कम होती हैं और इसमें आपकी एफिशिएंसी अच्छी से अच्छी होती है। इसका मतलब अपरेंट पावर इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, तो 1 kVA होती है। अगर हम लोग को इसमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो इसकी जो पावर रेटिंग 1 kVA है उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला अगर देखा जाए पावर का तो P=V/I होता है, एपरेंट पावर का यूनिट kVA होती है। ठीक है ना। लेकिन एक्टिव पावर की बात करें तो फिर VI cos phi होता है। पावर फैक्टर भी इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट पावर के लिए 1 kVA का मतलब 1000 VA 1000 VA इंटू cos phi। cos phi की वैल्यू गिवन है 0.8 होती है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग को आउटपुट पावर नहीं पता है तो ठीक, पिछले एक्सपेरिमेंट तो OC/SC टेस्ट कर रहे थे, इसमें हम लोग को आउटपुट पावर नहीं पता थी, हम लोग उसकी पावर फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना है,
इसमें हम लोग की पावर फैक्टर मतलब सॉरी इसमें हम लोग को आउटपुट पावर और इनपुट दोनों मिल रहा है, तो हम लोग इसमें अलग से ट्रांसफार्मर में नहीं जोड़ेंगे। ठीक, अब आउटपुट पावर इनपुट पावर मिलेगा कैसे? यहाँ पर 2 वाट मीटर रखे हुए हैं, W1 एंड W2। ठीक, किसी को भी बना सकते हैं कनेक्शन के ऊपर। तो W1 से हम लोग को जो पावर मिलेगी इनपुट पावर मिल जाएगी, W2 से जो हम लोग को मिलेगी वो आउटपुट पावर मिल जाएगी। अब इनपुट और आउटपुट हम लोग को पता ही होगा, तो सीधे हम लोग रख के निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब डायरेक्ट लोडिंग में क्या है, हम लोग को लोड लगाए हुए ही काम करना है। अब इसमें भी हाफ लोड है और फुल लोड है। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लोडिंग मेथड से इसको हम लोग डायरेक्ट लोडिंग मेथड भी होता है एक तरीके से टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का, कि लोड लगा के एक बार नो लोड टेस्ट किए थे, एक बार शॉर्ट सर्किट, एक बार डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट करेंगे कि लोड लगा के इसमें हाफ और फुल लोड देंगे, तब हम लोग की जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो कितना अच्छी है वो हम पता चलेगा। ठीक, तो ट्रांसफार्मर के बारे में पता चल गई। ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वोल्टेज देंगे जो इसकी डिमांड है 230 वोल्टेज जहाँ देंगे तो 115 वोल्टेज हम लोग को मिलेगा, अगर कम देंगे तो कम मिलेगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग इसको इनपुट फिक्स तो आएगी नहीं हमारी, तो ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वोल्टेज जितना इसको डिमांड है हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक, ऑटो ट्रांसफार्मर भी हम लोग का ट्रांसफार्मर ही होता है, लेकिन सिंगल वाइंडिंग होती है। ठीक है ना। और सिंगल वाइंडिंग होती है तो इसमें ये होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल टाइप का होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग वोल्टेज पे आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की ब्रश रहती है, हमने दिखाया। ठीक है ना। तो इसका यूज़ करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज। अब कनेक्शन की बात करते हैं। कनेक्शन में हम लोग को पहले प्राइमरी साइड जोड़ना है, कनेक्ट करना है, उसी तरह से हम लोग को सेकेंडरी साइड समझ में आ गया। यस। अब प्राइमरी साइड हम लोग को ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करना है। ठीक, 2 टर्मिनल हैं, एक फेज़ मानेंगे और एक न्यूट्रल मानेंगे। तो फेज़ वाला हमारा वोल्ट मीटर के कॉमन टर्मिनल में लगा दिया। ठीक, ये दूसरा टर्मिनल हम लोग ये न्यूट्रल हो गया। यस। ठीक है ना। और ये भी हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट साइड, मतलब कि ये 320 जहाँ लिखा है, सिंगल फेज में तुम 150 नहीं ले सकते टर्मिनल, 300 ले सकते हो, 600 भी नहीं ले सकते हो। ठीक है ना, वो 3 फेज के लिए होगा। तो यहाँ पर 300 के अंदर आपका वोल्टेज आएगा, तो इसमें हम लोग करें। अब ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है ना, फेज और न्यूट्रल। ठीक, वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर के कॉमन टर्मिनल से ही हम लोग क्या करेंगे, एम मीटर को ही कनेक्ट करेंगे, इनपुट देना है। कॉमन से ही हम लोग उसको इनपुट दे दिए। कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ठीक है ना, मतलब हीट लॉस आपका इसमें ज़्यादा होगा, स्पार्क करेगा और कनेक्शन भी लूज रहेगा तो दिक्कत आएगी। अब मीटर हमारा कॉमन एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल आपका यहाँ पर 20 और 10 एम्पियर लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग की जो करंट होगी वो 10 एम्पियर के अंदर ही होगी, इसीलिए हम लोग 10 एम्पियर वाले साइड ही लगाएंगे, जिससे रीडिंग लेने में ईजी पड़ेगा। नहीं 20 में क्या होगा कि इसमें जो नंबरिंग होगी स्केल में वो पास होगी तो दिक्कत होगी थोड़ी सी लेने में। अगर ऑप्शन ना हो तब ले सकते हैं। अब 10 के अंदर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि इसकी आउटपुट जो रेटेड करंट है वो कितनी है। हम लोग ने निकाला था 8.6 आ रही है ऐसे रेट। ठीक है ना। अब निकालेंगे कैसे, वोल्टेज कितना है 115, सेकेंडरी साइड है वो हमारा रेटेड वोल्टेज है। ठीक, आउटपुट हम लोग को पता है 1 kVA, 1 kVA मतलब कि 1000। ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे I = अब इसकी रेटेड करंट Q से डिनोट करते तो Q बराबर हमारा 1 kVA हो गया, तो 1 × 1000/V। ठीक है ना। V हमारा 115 है, कैलकुलेट करोगे तो 8.66 एम्पियर करंट आ जाएगी, जो कि इसकी रेटेड है। इससे इसका मतलब ये इससे ज़्यादा करंट जाएगा तो ट्रांसफार्मर में नुकसान हो सकता है। ये मैक्सिमम करंट है इसमें फ्लो करके। ठीक है ना। अब मीटर हम लोग क्या करेंगे, एक वॉट मीटर, दोनों में से कोई भी एक लेके इसको वॉट मीटर 1 बनाएंगे और इसके M वाले टर्मिनल में देंगे। ठीक, M वाला टर्मिनल मेंस कहलाता है, जो कि इनपुट।
अब एम पे हमने लगा दिया है, एम और सी वाले टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे आपस में, ठीक है। अगर डायग्राम देख लो, 4 टर्मिनल आपके हैं, एम और एल जो है आपस में करंट कॉइल से कनेक्टेड रहता है इंटरनली, और एल और जो वी वाला टर्मिनल होता है वोल्टेज का, वो पोटेंशियल कॉइल से। अब दोनों कॉइल को जोड़ने के लिए आपका एम और सी और एक हो जाएगा, और एल और वी हो जाएगा। एल और वी तो आप लोग को लोड से ही कनेक्टेड करना है, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन आपका जो एम और सी है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक वायर से शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है ना। एक वायर से हम लोग क्या है, शॉर्ट कर दिए। अब हम लोग को इनपुट देना है लोड पे, ठीक है ना। लेकिन लोड से पहले हम लोग को ट्रांसफार्मर पे देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को देंगे पहले इनपुट। उसके लिए एल वाला जो टर्मिनल है यहाँ पर, वो हमारा लोड का है, तो लोड इनडायरेक्टली यहीं से जाएगा यहाँ तक। इससे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये एल वाला हाई वोल्टेज साइड हमने लगा दिया, ठीक। अब बचा यहाँ पर इस साइड, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक। ये न्यूट्रल वाला कहाँ जाएगा, वी वाले। अब यहाँ 3 वोल्टेज लिखे हैं वी में, इसमें कनेक्ट करेंगे 300 में, क्योंकि यहाँ पर 230 वोल्ट देंगे, ठीक है ना। तो इससे हम लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं, तो यहाँ पर 300 वाले में ही कनेक्ट करेंगे। 300 में हमने लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सा वायर थिक है ना, तो इसको थोड़ा सा चलो। अब यहाँ तक तो करंट आएगी, लेकिन करंट को वापस भी जाना है, तो ये न्यूट्रल है। यहाँ देखो 300 वोल्टेज साइड है, यहाँ भी वोल्ट मीटर में 300 वोल्टेज साइड है, तो यहाँ से यहाँ तक वायर ले जाकर हम लोग कनेक्ट करना है। तो जो भी न्यूट्रल है, रिएक्टिव पावर, और यहाँ से लेकर चलिए, कनेक्शन एक तरफ का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक साइड का हमारा प्राइमरी साइड का कनेक्शन कंप्लीट, बस सेम टू सेम ऐसे ही सेकेंडरी में भी लगाना है, ठीक। ये फेज है न्यूट्रल, यहीं से सारे आपको लगाने हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहले से वायर यहाँ पर लगाओगे, और इसको ले जाएंगे वोल्ट मीटर के कॉमन टर्मिनल में, ठीक है। देखो लगा हुआ है, और एक और वायर लगा हुआ है, इसको ले जाएंगे एम मीटर के पहले टर्मिनल। ये हो गया। अब जो मीटर में फिर से वही 10 एम्पियर की रेंज रखकर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड वोल्ट मीटर के एम की टर्मिनल में देंगे। ठीक, दे दिए। और फिर एम और सी टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देंगे।
तार की नीड होती है वहाँ बड़ा लगाएंगे लेंथ वाले वायर का, और जहाँ छोटे लेंथ की ज़रूरत है वहाँ, ठीक है। इससे क्या होता है, ज़्यादा लंबा वायर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा, ठीक। तो एफिशिएंसी में भी हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए, ठीक है ना। घरों में भी ऐसा ही होता है कि ज़बरदस्ती ज़्यादा लंबा तार नहीं यूज़ करना चाहिए। MC हो गया हमारा कनेक्शन हो गया यहाँ पर, M और C, ठीक। अब L से हम लोग क्या करेंगे, लोड पे देखेंगे। ये लोड से एक वायर आ रहा है, ये रेड वाला इसको लगा, इसको इसमें से ठीक, इसको दो लोड है हमारा, ठीक। ए रेजिस्टेंस कॉइल एक लगा हुआ है और एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। दोनों रेजिस्टेंस है, लेकिन वहाँ हाई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कम रेजिस्टेंस है। तो लोड हम लोग को अगर ज़रूरत ज़्यादा और बढ़ानी है तो हम लोग इस लोड को भी यूज़ करेंगे। दोनों पैरेलल हमारा क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है ना। फेज़ को पहले टर्म में, न्यूट्रल को दूसरे, तो ये भी फेज़ हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, दोनों क्या है, एक दूसरे पैरेलल। हम लोग इसको क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे। अब बचा क्या है यहाँ पर, न्यूट्रल। न्यूट्रल से एक और वायर हम लोग लेकर एक्स्ट्रा वायर, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, अब देखो 320 में और ध्यान देना बल्ब है ना, इधर हम लोग किस पे लगाएंगे, 115 है, तो 115 150 के नीचे है, 150 मैक्सिमम से 150 वाले पे लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सेकेंडरी साइड वोल्टेज कम है। ये सब थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक। अब यहीं से एक वायर ले जाके वोल्ट मीटर के सेकंड वाले टर्मिनल में ही लगा देंगे हम लोग। टर्मिनल यहाँ से नहीं जुड़ा, इसमें नहीं है, सही नहीं, इसको भी कनेक्ट करना है, अच्छा इसमें है ही। एक्स्ट्रा वायर एक और है, देखो पीछे से दूसरे एक्सपेरिमेंट टेबल से कनेक्शन थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कनेक्शन कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑन करके ये वायर इसी में लगा, ये वायर है ऑटो ट्रांसफर, ठीक। अब इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट प्लग लगाओ सॉकेट, ऑन करें। हाँ ऑन करो। देखो हम लोग को क्या करना है, 230 वोल्ट यहाँ देंगे, यस, ठीक। स्केल में यहाँ पर 230 हम लोग को दिखेगा और 115 यहाँ पर दिखेगा, जो कि कम होकर स्टेप डाउन में वोल्टेज आ रहा होगा, ठीक है ना। चाहे तो हम लोग ये इस वोल्ट मीटर को भी 115 जहाँ दिख रहा है वो भी देख लेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ 130 आ रहा है, मतलब 230 है ना। तो वोल्टेज हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, देखो बढ़ रहा है, यहाँ भी नहीं बढ़ रहा है। बंद बंद स्विच ऑन किए सकते हैं, इसी में ठीक से नहीं है कनेक्शन, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ 115 कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक। बल्ब सब ऑफ कर दो, पहले सब ऑफ करो। कभी भी ट्रांसफार्मर जब भी लगाया जाता है
ठीक है ना। सर्किट ऑफ कर दिया जाता है लोड साइड। से डायरेक्ट है क्या? घर में भी क्या होता है, जब पावर ऑफ हो जाती है, जब ट्रांसफार्मर जब भी कभी चेंज होता है तो देखोगे ट्रांसफार्मर सब लग जाता है। फिर वो लोग सर्किट ब्रेकर जब तक ऑन नहीं करते पूरी तरह से ट्रांसफार्मर कनेक्शन हो जाए। जब ट्रांसफार्मर लग जाता है तब सर्किट कनेक्शन ऑन करें, तब हमारे घर में लाइट आए। ऐसा नहीं कि ऑन करके कनेक्शन, तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। सारे लोड को बंद करके ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जब हम लोग दे देते हैं तब जाके हम लोग लोड ऑफ करेंगे। देखो 115 यहाँ पर इस साइड दिखाने लगा। इसका मतलब यहाँ 230 जा रहा है, ठीक है ना। 230 जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ पर 115, ठीक। थोड़ा सा 19-20 होता रहता है, ठीक। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 115 यहाँ नहीं उतना जा रहा है, 120 हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला साइड हमको 115 मिलना चाहिए, ठीक है। रेटेड वोल्टेज जो है 115 आ रहा है, सही, ठीक। यहाँ थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। चलो अब क्या है, एक एक करके लोड। अब हमको ये पता है कि फुल लोड और हाफ लोड दोनों देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, हाफ लोड कर लेते हैं। फुल लोड करंट कितनी थी, मतलब रेटेड करंट 8.6, उसका हाफ कितना होगा 4.3। तो 4.3 हमारा जो लोड साइड जो एमीटर लगा हुआ है उस साइड हम लोग करंट देखेंगे कि 4.3 जहाँ हो वहीं पर हम लोग को उतना ही लोड ऑन करना है और सेट करके ही रीडिंग हो जाए। चलो एक करके बल्ब ऑन करो, हाँ, और बढ़ाओ, करते रहो जब तक 4.3 यहाँ पर करंट ना दिखाई दे। हाँ, आराम से करना। एक बल्ब और ऑन करो, हो गया, ठीक। कम करो। चलो 4.1 है ना, यस यस। कोई दिक्कत नहीं है। ये बल्ब खराब है ना, इसलिए ये भी ये वाला खराब है, एक बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, कम कर, ठीक है। यानी दूसरा छोड़ दो, दूसरा है, कम करो ना, सेट नहीं हो रहा तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब एक बल्ब कम करो, देखो, हाँ हो तो गया, ठीक है ना। अब देखो 4.3 आ रहा है, ठीक है ना। 4.3 आ जा रहा है, ठीक है, 4.3, ठीक। अब इसमें हम लोग रीडिंग, अब रीडिंग हम लोग को लेना है, हाफ लोड के लिए रीडिंग लेना है, लिख लो जितना हम लोग ने यहाँ पर दिया है उसका डबल होगा, ठीक है ना। वोल्टेज प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी साइड में वोल्टेज कितना, इसमें कितना दिखा रहा है 115। कहाँ 115 नहीं है, ध्यान से देखना है इसके 105, 108 7 या 8 हो 107 है, 107, ठीक है ना। 107 वोल्टेज सेकेंडरी साइड में आ रहा है, ठीक है ना। उसका दोगुना हो जाएगा। और इसका दुगना कितना होगा यहाँ पर प्राइमरी, 214 214 होगा ना वोल्टेज। यस सर। प्राइमरी साइड में वोल्टेज 214 वोल्ट्स और सेकेंडरी में 108, ठीक है ना। करंट जो है प्राइमरी साइड में कितना दिखा रहा है 2.9, क्योंकि यहाँ पर 10 स्केल में देखना, दोनों स्केल है इसमें, 2.9 एम्पियर दिखा रहा है प्राइमरी से। हाँ, नीचे देखना है, 20 पे अगर लगाएंगे तो 20 ऊपर वाली स्केल 2.9 है, ठीक। अब सेकेंडरी साइड में जो हमारा करंट है वो 4.2, ठीक, 4.2 है। वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है ना, सप्लाई साइड से भी कम ज़्यादा होता है। अब पावर हम लोग को वॉट मीटर की रीडिंग जो है, ठीक, उसको देखना है कितना दिखा रहा है। वॉट मीटर 1 ये है 50 एक स्केल की पहले लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। 0 से 100 के बीच में 10 है टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, और डिफरेंस है 100 अपॉन 10 10 आया। एक लाइन 10 की है, यस 140 रीडिंग है, 140 रीडिंग दिखा रहा है इसमें। और इसमें दिखा रहा है, इसमें 1 मिनट निगेटिव भी आता है, नहीं निगेटिव का मतलब टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा। इसको ज़रा ऑन करो। जब भी निगेटिव वॉट मीटर जाए इसका मतलब कि इसके टर्मिनल को हम लोग क्या इंटरचेंज कर देना, ठीक है ना। एम को हम लोग क्या देंगे, इनपुट दे रहे थे जो कि आउटपुट अभी हो रहा था, तभी तुम्हारा
एल की जगह हम लोग एम दे देंगे और एल की जगह एल की जगह एम, तो डायरेक्शन सही मिलेगी तो वॉट मीटर हमारा सही। ऐसा तब होता है क्योंकि ये वॉट मीटर कभी गड़बड़ हुआ होगा तो टर्मिनल इंटरचेंज हो जाता है कभी कभी अंदर से ना, तो इसी वजह से। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब करो, देखो इसमें पॉजिटिव साइड लगा देंगे। ठीक हो गया सब। बल्ब ऑन कर एक बल्ब कम करो। हाँ आप सही, अभी को रीडिंग दिखाने लगा सही, पॉजिटिव साइड। अब कितना है 0 से 250 के बीच में टोटल लाइंस तुम्हारी कितनी है 10 है, 10 है। तो एक लाइन कितने की होगी 25 की, 25। ठीक है ना, तो अब इससे हम लोग देख सकते हैं कि 250 के बाद 50 225, तो 250 में 225 ऐड करोगे तो कितना हो गया 475, 475 रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, 475 रीडिंग दिखा रहा है इसमें। ठीक, एक ही रीडिंग इसमें लेना, ज़्यादा नहीं लेना। अब हम लोग को फुल लोड करना है, यही सही फुल लोड है। ठीक, हमारा करंट अभी हाफ लोड पे है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके लोड बढ़ाना है। स्विच ऑन करते रहो, करो ध्यान से, टर्मिनल ऊपर है, करो, और जब तक 8.6 है नीचे भी। हाँ एक बार और तो आगे आगे सही है, सही है। 8.5 आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इसमें रीडिंग हम लोग फिर से वैसे ही करेंगे। इसमें कितना, इसमें 100 है, सेकेंडरी साइड वोल्टेज 100 हो, क्योंकि 100 वोल्टेज थोड़ा सा तो कम होगा ही ना लोड बढ़ने के, लेकिन करंट तुम्हारी बढ़ेगी तो पावर हमारा क्या हो रहा है, पैरेलल कनेक्शन आ रहे हैं, तो पावर उनका बढ़ता है, रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि P = 1/R होता है। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसमें कितना आ रहा होगा 200, ठीक, 200 प्राइमरी में वोल्टेज है और सेकेंडरी साइड में 100 है। करंट प्राइमरी साइड में कितनी है 4.9 है, इसमें 8.6 है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है प्राइमरी साइड में हमारा क्या है, लोड कम रहता है लेकिन सेकेंडरी में ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, यहाँ पर 8.6 लिखना हो गया 6। ठीक, अब W1 की रीडिंग कितनी है 260 है। इसमें है 750 के बाद 50 100 125 ऐड कर लो, 125 कितना हो जाएगा 750। हाँ 875 रीडिंग लिख लो। ठीक है, सब हो गया। अब करना क्या है, अब वॉट मीटर में जो रीडिंग मिला है वो पावर नहीं है, उसको पावर के लिए स्मॉल m से मल्टीप्लाई करेंगे रीडिंग को तो पावर निकलेगा। अब स्मॉल m के लिए फॉर्मूला क्या है, VC × IC/WR, कंसीडर्ड वोल्टेज इंटू कंसीडर्ड करंट और वॉट मीटर की रेंज। ठीक, वॉट मीटर की रेंज W1 में 750 है। ठीक, और वॉट मीटर की जो कंसीडर्ड वोल्टेज है 300 पे हमने लगा 300। करंट के लिए हम लोग क्या यहाँ सेटिंग है डबल, देखिए यहाँ पर एक दूसरे से प्लेट जो है करंट को सेट करने के लिए यहाँ 5 और 10 एम्पियर का दोनों रेंज लिखा हुआ है। किसमें लगाएंगे, जब पैरेलल प्लेट है, पैरेलल में करंट हमारी क्या होती है, इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, तो हम लोग 10 एम्पियर वाला ही रेंज को लिखेंगे। तो BC की जगह 300 और IC की जगह 10 और दोनों को डिवाइड करेंगे किससे, रेंज जो है 750 हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे तो M की वैल्यू निकल आएगी। अब उस M की वैल्यू को W1 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर निकल आएगी। इसी तरह ही W2 में भी M की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, इसको M2 बोल देंगे। इसमें इसकी रेंज है 2250, ये रेंज हो गई। वोल्टेज हमारा कंसीडर्ड 150 है, देखो 150 पे लगा है। और करंट ये देखो, ये प्लेट हमारा क्या है यहाँ पर सीरीज में करंट क्या होगी, घटेगी। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा लेंगे करंट, यहाँ पर देखिए करंट की रेंज लिखी 15 से 30 एम्पियर पूछा है, 15 तो 15 लेंगे, ठीक है, कम वाली लेंगे। तो 150 × 15/2250, तो इसमें जो स्मॉल m की वैल्यू आएगी इसके रीडिंग्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे पावर निकलेगी। हाफ लोड और फुल लोड दोनों में ऐसे ही होगा।
में आ गया ना। जब पावर निकल गई हमारे पास, एक्टिव पावर ही निकल रही है, ठीक, तो इस पावर को दो निकलेगी, प्राइमरी साइड निकलेगी हाफ के लिए और सेकेंडरी साइड में भी हाफ निकले, दोनों पावर को माइनस जब करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो जो हमारे पास बच के पावर आएगी हाफ लोड के लिए वो हमारी आयरन लॉस हो जाएगी। समझ में आ गया ना। और जब हम लोग फुल लोड की बात कर रहे हैं, ठीक, तो फुल लोड में हमारा क्या हो रहा है, वो भी ऐसे ही पावर है, दोनों पावर को हम लोग को डिफरेंस करके जो पावर आएगी हमारी कॉपर लॉस आएगी, ठीक है ना। तो आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस टोटल लॉस हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो टोटल लॉस तो हम लोग निकाल लेंगे, अलग चीज़ है, तो लॉस भी हम लोग को दिखानी है। लेकिन अब हमारे पास हाफ लोड में जो फाइनल लॉस निकला वो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट मान लेंगे, ठीक है ना, और उसको आउटपुट मान लेंगे, ठीक है ना। आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे इंटू 100%, इस तरह से हम लोग करके निकाल लेंगे। और 90 से 95 के बीच में भी होती है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। और नीचे भी जा सकती है, ट्रांसफार्मर ख़राब होगा तो एफिशिएंसी डाउन नहीं होगी, तो पता ठीक करना है, टेस्ट ही करना है, कोई ये नहीं कि मेरा आंसर 90 के ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो रीडिंग सही आई है, अगर दूसरे लोग करते हैं ग्रुप वाले रीडिंग गलत आती है तब